नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 10 वायुमंडल में जल के याद रखने एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखने योग्य बातें। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। जल वाष्प का द्रव अथवा ठोस के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वायुमंडल में जल ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जब जल कण भारी हो जाते हैं तो वे पृथ्वी पर वर्षा, ओला, हिमवर्षा के रूप में गिरते हैं। वह तापमान जिस पर जल वाष्प संघनित होकर द्रव में बदल जाते हैं उसे ओस कहते हैं। सबसे अधिक जल वाष्प क्षोभ मंडल में पाई जाती है। संवहनी वर्षा प्रतिदिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। सबसे अधिक वाष्पीकरण समुद्री क्षेत्रों में होता है। जलवायु में उपस्थित जल वाष्प का तापमान गिर जाता है तो ओस की बूंदें बनती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा होती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, वाष्पीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई द्रव पदार्थ किसी भी तापमान पर धीरे धीरे गैसीय अवस्था वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह एक सतह पर होने वाली भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पानी जल वाष्प में बदल जाता है। उदाहरण के लिए गीले कपड़ों का सूखना। धूप या हवा में गीले कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तालाबों का सूखना। बारिश के बाद जमीन पर बने छोटे छोटे गड्ढों में पानी का धीरे धीरे सूखना। समुद्र से पानी का वाष्पीकरण। सूर्य की गर्मी से महासागर, झीलों और नदियों का पानी लगातार वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, जो जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न, संघनन किसे कहते हैं? उत्तर, संघनन उस भौतिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई गैसीय पदार्थ या वाष्प ठंडा होने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल वाष्प संघनित होकर पानी में बदल जाता है। संघनन आमतौर पर तब होता है जब हवा की नमी की मात्रा उसकी धारण क्षमता से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए कोहरा और ओस। सर्दियों के समय घास पत्तियों की सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम ओस कहते हैं। यह हवा में मौजूद जल वाष्प के ठंडा होकर संघनित होने से बनती है। बादलों का निर्माण। वायुमंडल के ऊपर जाने पर जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और धीरे धीरे छोटी छोटी पानी की कणों में बदल जाती है, जो मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। वर्षा के पानी वाले गिलास के बाहर पानी का बूंदें। ठंडे पानी या बर्फ से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। यह हवा में मौजूद नमी के ठंडी सतह के संपर्क में आने से संघनित होने के परिणाम स्वरूप होती है। सांस छोड़ते समय धुआं निकलना। सर्दियों में जब हम सांस ले छोड़ते हैं तो मुंह से निकली गर्म जल वाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है और हमें धुएं जैसी दिखाई पड़ती है। प्रश्न, बर्फबारी और ओलावृष्टि में क्या अंतर है? उत्तर, बर्फबारी और ओलावृष्टि में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, निर्माण प्रक्रिया। बर्फबारी यह तब बनती है जब वायुमंडल में जल वाष्प सीधे बर्फ में संघनित हो जाती है और बर्फ के चादर के रूप में बन जाती है। ओलावृष्टि का निर्माण यह तूफानों के दौरान बनती है। पानी की बूंदें मजबूत हवाओं के द्वारा बार बार ऊपर नीचे होती है, जिससे ये बर्फ की परतों में जमती जाती है। तापमान। इस बर्फ के लिए तापमान बादल के अंदर और जमीन की सतह पर दोनों ही जगहों पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जबकि ओलावृष्टि में यह गर्म मौसम या गर्मी के महीने में होती है। जमीन की सतह का तापमान 0 अंश सेंटीग्रेड से काफ़ी ऊपर हो सकता है। संरचना। बर्फ यह नरम हल्के बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, जबकि ओलावृष्टि में यह ठोस कठोर बर्फ के गोले के टुकड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, जल चक्र क्या है अथवा वायु वर्षा बनने की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, जल चक्र पृथ्वी पर पानी की लगातार पुनर्चक्रण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया है कि पृथ्वी पर पानी हमेशा उपलब्ध रहे, चाहे वह ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में हो। इस चित्र के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जल जो धरातल का जल है बहता हुआ,
वह वाष्पीकरण सूर्य के प्रकाश के कारण से वाष्पीकरण होकर बादलों का संघनन करके ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वह संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर बादलों का निर्माण करके वह वर्षा के रूप में गिरते हैं और वर्षा के रूप में गिरकर वह वापस महासागरों, झीलों और तालाबों में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इन्हें शब्दों में कहा जाए तो जल चक्र के मुख्य चरण। वाष्पीकरण सूर्य की गर्मी महासागरों, झीलों, नदियों और अन्य जल स्रोतों की सतह से पानी को तरल से गैसीय अवस्था में बदल देती है। संघनन जैसे ही जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडी हो जाती है और ठंडी वाष्प छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है जो एक साथ मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। वर्षा जब बादलों में पानी की बूंदें भारी हो जाती है तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर वापस गिरते हैं। यह बारिश, वर्षा या ओले के रूप में हो सकती है। संग्रहण और अप्रवाह वर्षा के माध्यम से जमीन पर गिरने वाला पानी इकट्ठा होता है। यह नदियों और नालों के माध्यम से बहकर वापस महासागरों और झीलों में चला जाता है। अगला प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर, वृष्टि छाया प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी पर्वत के दूसरी ओर स्थित होता है। यहाँ हवाएं पहुँचने से पहले अपनी नमी खो चुकी होती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा कम होती है। पर्वत का पवनमुखी ढलान जब नम हवाएं समुद्र से आती हैं, किसी पर्वत श्रृंखला की ओर ऊपर उठती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाती है वह ठंडी होती जाती है। वर्षा हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर बादल बनाता है और इस ढलान पर भारी वर्षा होती है। यह ढलान हरा भरा और नम रहता है। पर्वत शिखर को पार करना जब हवा पर्वत के शिखर को पार कर दूसरी ओर उतरती है तो वह पहले अपनी अधिकांश नमी खो चुकी होती है। यह हवा अब शुष्क होती है। वृष्टि छाया प्रदेश पर्वत का दूसरा ढलान शुष्क हवा प्राप्त करता है। हवा नीचे उतरते समय गर्म होती है। नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे यहाँ वर्षा नहीं होती है और यह क्षेत्र सूखा होता है। इस पिक्चर्स के माध्यम से आप जान सकते हैं कि नमी युक्त हवा ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के साथ यह संघनित होकर वर्षा करती है, जिससे इस क्षेत्र का पर्वत का एक हिस्सा हरियाली से युक्त दिखता है और दूसरा जब वायु ऊपर से नीचे उतरती है तो उसमें नमी की मात्रा कम होती है, जिससे यहाँ वर्षा नहीं होती है और यह क्षेत्र शुष्क होता है। प्रश्न, ओस तथा पाला में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ओस और पाला में निम्नलिखित अंतर है जो निम्नानुसार है। पहला, ओस ओस का निर्माण यह संघनन की प्रक्रिया है जहां जल वाष्प ठंडी सतहों के संपर्क में आने पर तरल पानी की बूंदों में बदल जाती है। पाला यह वह प्रक्रिया है जब बिना तरल अवस्था में पहुंचे जल वाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। भौतिक रूप यह सतहों पर छोटी तरल पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती है, जबकि पाला यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय या परतदार बर्फ की संरचना के रूप में दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप यह आमतौर पर मौसम की सामान्य स्थिति का संकेत है और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि पाला गंभीर पाला फसलों और पौधों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि यह फसलों और पौधों के ऊतकों के अंदर पानी को जमा देता है। अगला प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है? उत्तर, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से घटने भौतिक और मौसमी कारणों के कारण से होती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में देखी जाती है, जहां मौसमी घटनाएं होती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित है। कारण, पहला, तापमान में गिरावट। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। नमी से भरी हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो हवा की जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। अतिरिक्त जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जल वाष्प के अणुओं को, जो सामान्य हवा के अणुओं की तुलना में थोड़े हल्के होते हैं, सतह के सबसे करीब बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, नमी के स्रोत की निकटता। जल वाष्प का प्राथमिक महासागर, झील, नदियों और पेड़ों पौधों के वाष्पीकरण के माध्यम से नमी छोड़ते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है स्रोत से दूरी भी बढ़ती जाती है, जिससे ऊपरी परत में नमी की आपूर्ति कम हो जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो ठंडा तापमान ऊपरी वायुमंडल में जल वाष्प की उपलब्धता को सीमित कर देता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण और सतह पर स्रोत इसे निचली परतों तक ही सीमित रखते हैं। अगला प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं? बादलों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर,
बादल वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं और उन्हें मुख्य रूप से उनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बादल बनने की प्रक्रिया। पहला, वाष्पीकरण। सूर्य के प्रकाश के कारण महासागरों, झीलों, नदियों से पानी वाष्पीकृत होकर जल वाष्प में बदल जाता है। ऊपर उठना। जब गर्म नम हवा आसपास की ठंडी हवा की तुलना में हल्की और कम घनी होने के कारण से वायुमंडल के ऊपर उठती है। ठंडा होना। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है और हवा ठंडी होती जाती है। संघनन। जब हवा ठंडी हो जाती है तब जल वाष्प हवा में तैरते हुए छोटे छोटे कणों के चारों ओर संघनित होकर छोटी तरल पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनाते हैं। बादलों का निर्माण। पानी की ये अरबों छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल एक साथ मिलकर एक द्रव्यमान बनाते हैं जिसे हम बादल कहते हैं। बादलों को मुख्य रूप से उनकी ऊंचाई और दिखने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, उच्च स्तरीय बादल। यह बादल सामान्यतः 6000 मीटर से ऊपर बनते हैं। यह मुख्य रूप से बर्फ कणों से बने होते हैं। ये पतले, सफ़ेद और रेशेदार दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है उच्च स्तरीय बादलों को। पक्षाभ बादल। पतले, रेशेदार, पंख जैसे बादल जो साफ मौसम का संकेत देते हैं लेकिन आने वाले मौसम के बदलाव का भी संकेत हो सकते हैं। पक्षाभ कपासी बादल। छोटे, गोल ढेर या लहरों के रूप में दिखाई देने वाले बादलों को पक्षाभ कपासी बादल कहा जाता है। पक्षाभ स्तरीय बादल। पतली, पारदर्शी परत जो पूरे आकाश को ढक सकती है। यह सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाते हैं। उन्हें पक्षाभ स्तरीय बादल कहा जाता है। मध्य स्तरीय बादल। यह बादल 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई में स्थित होते हैं और बनते हैं और पानी की बूंदों और बर्फ कणों दोनों से बने होते हैं। मध्य कपासी बादल। धब्बेदार या लहरदार पैटर्न में छोटे और फूले हुए बादल को मध्य कपासी बादल ही कहा जाता है। उच्च स्तरीय बादल। नीले भूरे रंग के बादल जो सूर्य या चंद्रमा को स्पष्ट कर देते हैं लेकिन सतह पर महत्वपूर्ण वर्षा नहीं करते हैं। इन्हें उच्च स्तरीय बादल कहा जाता है। तीसरा, निम्न स्तरीय बादल। यह बादल सतह से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं और मुख्य रूप से पानी की बूंदों से बने होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। स्तरीय बादल। भूरी या स्लेटी रंग की समान परतें जो कोहरे जैसी दिखती है और बूंदाबांदी या हिमपात कर सकती है, स्तरीय बादल कहलाती है। स्तरीय कपासी बादल। अनियमित द्रव्यमान में फूले हुए स्लेटी बादल जो कभी कभी वर्षा लाते हैं, उन्हें स्तरीय कपासी बादल कहा जाता है। वर्षा स्तरीय बादल। गहरे, गीले दिखने वाले बादल जो लगातार वर्षा या हिमपात लाते हैं और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेते हैं, उसे वर्षा स्तरीय बादल कहा जाता है। चौथा, अन्य बादल। ये बादल निम्न स्तरों से में बनते हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप में मध्य और उच्च स्तरों तक फैल सकते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कपासी बादल। फूले हुए रुई के गोले जैसे बादल जिनके आधार समतल होते हैं, वे अक्सर अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। कपासी वर्षा बादल। बड़े, ऊंचे, तूफान वाले बादल जिनका ऊपरी भाग निहाई के आकार का होता है। ये भारी वर्षा, ओलावृष्टि, बिजली और गरज के साथ वर्षा करते हैं। प्रश्न, वर्षा क्या है? वर्षा के प्रकारों का वर्णन करते हुए भारत में वर्षा के वितरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वर्षा वायुमंडलीय जल का वह रूप है जो संघनित होकर सतह पर पानी की बूंदों के रूप में गिरती है, जिसे बारिश, वर्षा या ओले के रूप में हो सकती है। जब हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी होती है तो वह छोटी बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाती है। जब यह बूंदें काफ़ी भारी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है। वर्षा को मुख्य रूप से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला, संवहनी वर्षा। यह वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह बहुत अच्छी गर्म हो जाती है, सतह के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती जाती है। इस प्रकार की वर्षा आमतौर पर कम समय के लिए गरज और बिजली के साथ मूसलाधार होती है और यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपीय के भीतरी भागों में होती है। इस पिक्चर के माध्यम से आप संवहनी वर्षा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। महासागरों का पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और बादलों का संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है। बादल संतृप्तकरण होने के पश्चात वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः धरातल पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है जिसे संवहनी वर्षा कहा जा सकता है। दूसरा, पर्वतीय वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा इसी प्रकार की होती है।
जहाँ नमी से भरी हवा किसी पर्वत से टकराती है तो वह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। ऊपर उठने पर हवा ठंडी हो जाती है, जिससे संघनन होता है और वर्षा होती है। यह वर्षा पहाड़ के पवनमुखी ढलान पर अधिक होती है, जबकि दूसरी ओर पवनामुख कम वर्षा करती है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इस पर्वतीय वर्षा के चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि नमी युक्त हवा पर्वत के ऊपरी भाग में उठने के लिए बाध्य होती है। ऊपर उठने पर यह हवा नमी युक्त होने के कारण से संघनन के माध्यम से बादलों का निर्माण करती है और अत्यधिक वर्षा करती है, जिससे यह क्षेत्र हरा भरा होता है। जबकि ढलान वाले क्षेत्र में हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वर्षा कम होती है और यह क्षेत्र सूखा होता है, जिसे वृष्टि छाया भी कहा जाता है। तीसरा, चक्रवाती वर्षा। यह वर्षा तब होती है जब विपरीत तापमान वाली दो हवाएं, गर्म और ठंडी, आपस में मिलती हैं। गर्म हवा ठंडी हवा से ऊपर उठती है क्योंकि वह हल्की होती है। ऊपर उठने वाली गर्म हवा ठंडी हो जाती है, जिससे संघनन होता है और वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा अक्सर चक्रवाती तूफान के रूप में आती है। इस पिक्चर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि महासागरों में हवाएं एकत्र होती है और ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद यह संघनन के माध्यम से बादलों का निर्माण करती है और चक्रवात की स्थितियां उत्पन्न होती है और अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। भारत में वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान है और मुख्य रूप से देश की भौगोलिक और मानसूनी हवाओं पर निर्भर करता है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट के पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भाग, मेघालय की गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मेघालय में मानसून दुनिया का सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। पूर्वी तट। गंगा के मैदान के अधिकांश हिस्से और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तीसरा, कम वर्षा वाले क्षेत्र। गुजरात, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। थार रेगिस्तान में भी बहुत कम वर्षा होती है। अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग, लद्दाख सहित में 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जो इसे एक ठंडा रेगिस्तान बनाती है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न, संघनन के प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। उत्तर, वातावरण में जल वाष्प के तरल, पानी या ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन तब होता है जब हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वह अब और नमी धारण नहीं कर सकती या उसमें अतिरिक्त जल वाष्प मिलाया जाता है। संघनन के विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें मोटे तौर पर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे सतह के पास बनते हैं या वायुमंडल के ऊपर बनते हैं। सतही वायु संघनन। सतह पर बनने वाले संघनन में ओस, तुषार जिसे पाला भी कहा जाता है, कोहरा और धुंध। वायुमंडल में संघनन जो ऊंचाई पे बनते हैं उन्हें बादल कहा जाता है। इन सभी प्रकारों और उनके बनने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन निम्नानुसार है। पहला, ओस। ओस तब बनती है जब हवा का तापमान उसके ओसांक, जो 0 सेंटीग्रेड होता है, तक पहुंच जाता है, बशर्ते कि यह तापमान हिमांक बिंदु से 0 से ऊपर न हो। यदि 0 से ऊपर होगा तो वह बर्फ के टुकड़ों में या बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाएगी। शांत और साफ रातों में पृथ्वी की सतह घास, पत्तियों और ये विकिरण के माध्यम से अपनी गर्मी तेजी से खो देती है और ठंडी हो जाती है। जब सतह से ठीक ऊपर की हवा इन ठंडी सतहों के संपर्क में आती है तो वह वहीं ठंडी हो जाती है। हवा में मौजूद अतिरिक्त जल वाष्प इन ठंडी सतहों पर तरल पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा कर देते हैं। तुषार या पाला। तुषार बनने की प्रक्रिया ओस के समान ही है, लेकिन मुख्य अंतर तापमान का होता है। तुषार तब बनता है जब ओसांक बिंदु, हिमांक बिंदु 0 सेंटीग्रेड के बराबर या उससे नीचे हो जाता है। इस स्थिति में जल वाष्प तरल अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है और सतह पर एक सफ़ेद बर्फ की परत के रूप में जमा हो जाता है। कोहरा या धुंध। कोहरा अनिवार्य रूप से सतह से स्तर पर बनने वाला बादल है। यह तब बनता है जब जमीन के पास की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें मौजूद जल वाष्प हवा की तैरती हुई सूक्ष्म पानी की बूंदों या बर्फ के कणों में संघनित हो जाती है। कोहरा कई तरीकों से बन जाता है, जैसे गर्म हवा का ठंडी सतह के ऊपर गुजरना या रात में जमीन का ठंडा होना। कोहरा, इसमें दृश्यता आमतौर पर 1 किलोमीटर से कम होती है
यह तब बनता है जब हवा का तापमान और उष्मांक लगभग समान हो जाते हैं। धुंध, इसमें पानी की बूंदें कम संघनित होती है जिससे दृश्यता 1 से 2 किलोमीटर के बीच की दिखती है। दृश्यता मतलब विजिबिलिटी। चौथा, बादल। बादल हवा में ऊपर वायुमंडल की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर बनते हैं। जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण से यह फैलती है और ठंडी होती जाती है। जब यह अपने उष्मांक बिंदु पर पहुंचती है तो हवा में मौजूद जल वाष्प चारों ओर संघनित होकर लाखों छोटी पानी की बूंदों में या बर्फ के कणों में बदल जाते हैं। इन सामूहिक बूंदों